नमस्कार। चलिए आज हिंदी साहित्य की दुनिया में एक बहुत ही अनोखे सफर पर निकलते हैं। अब इसे सिर्फ एग्जाम की तैयारी बिल्कुल मत समझिएगा। हम सब मिलकर उन कहानियों में जो गहरे सच छिपे हैं ना, उन्हें खोजेंगे। वो सच जो आज भी हमारी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो इस सफर की कल्पना कैसे करें? सोचिए, जैसे एक नदी बह रही हो, बिल्कुल वैसे। ये किताबें सिर्फ सिलेबस का हिस्सा नहीं हैं, नहीं। ये तो एक जीती जागती दुनिया है। हर पन्ना मानो नदी का एक नया मोड़ हो, और हर कहानी एक नई मंजिल जो पता नहीं हमें कहाँ ले जाएगी। तो एक सवाल मन में आता है ना कि क्या ये सब सिर्फ स्कूल की किताबें हैं, या फिर इनमें सच में कुछ ऐसा है जो आज हमारी जिंदगी से जुड़ सकता है। चलिए मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखते हैं कि ये कहानियां हमारे लिए असल में क्या मायने रखती हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं इस सफर की। और देखिए, किसी भी यात्रा पर निकलने से पहले सबसे जरूरी क्या होता है? एक नक्शा, राइट? तो सबसे पहले आइए इस साहित्यिक दुनिया के नक्शे को ही ठीक से समझते हैं। ये जो साहित्यिक डैशबोर्ड दिख रहा है ना, यही है हमारा नक्शा। ये इस पूरी दुनिया को आप कह सकते हैं 3 बड़े हिस्सों में बांट देता है। एक है काव्यखंड, दूसरा गद्यखंड और तीसरा है पूरक पाठ्य पुस्तक। और मजे की बात यह है कि हर हिस्से की अपनी एक अलग ही पहचान है, अपनी खासियत है। तो इसको ऐसे समझिए, काव्यखंड वो जगह है जहां भावनाएं हैं, दिल की बातें हैं, एक तरह से इमोशंस का लैंडस्केप है। फिर आता है गद्यखंड, जो एक शहर की तरह है, समाज का आईना, जो हमें हमारी ही दुनिया दिखाता है। और पूरक पाठ्यपुस्तक, वो तो जैसे एक पर्सनल सफर पर ले जाती है, जिंदगी के कुछ बहुत गहरे और यादगार अनुभवों के सफर पर। तो अब जब नक्शा हमारे पास है, तो अब क्या? अब बारी है इस दुनिया में रहने वाले कुछ किरदारों और उनके आइडियाज से मिलने की। चलें, देखते हैं कि इन इलाकों में कौन कौन रहता है। तो सबसे पहले चलिए काव्यखंड की वादियों में। ये भावनाओं, भक्ति और वीरता की दुनिया है। यहाँ एक तरफ सूरदास के पद हैं जिनमें प्रेम की ऐसी गहराई है जो दिल को छू जाती है, तो दूसरी तरफ तुलसीदास के संवाद हैं जिनमें शौर्य की गूंज सुनाई देती है। सच कहूं तो ये वो जगह है जहां हर शब्द में संगीत है। अच्छा, अब हम गद्यखंड के हलचल भरे शहर में आ गए हैं। यहाँ की कहानियां ना बिल्कुल एक शीशे की तरह हैं, जो समाज के नियम, उसके वैल्यूज और हाँ, उसकी कमियों को भी जस का तस हमारे सामने रख देती हैं। ये कहानियां हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर करती हैं कि भाई, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वो असल में है कैसी। यहीं पर हमें 2 कमाल के किरदार मिलते हैं। एक तरफ है नेताजी का चश्मा के कैप्टन साहब, कोई दिखावा नहीं, कोई शोर नहीं, बस चुपचाप अपनी देशभक्ति निभाते हैं। और दूसरी तरफ है बाल गोविंद भगत, जो घर गृहस्थी में रहते हुए भी एक साधु की तरह जीते हैं। इन दोनों को देखकर एक बात साफ हो जाती है कि सच्ची लगन और भक्ति को किसी दिखावे की जरूरत नहीं होती। वो तो बस आपके काम में, आपके आचरण में खुद ब खुद दिख जाती है। तो अभी तक हमने अलग अलग इलाकों की सैर तो कर ली, पर अब असली मजा आने वाला है। अब वक्त है ये देखने का कि ये जो कहानियां अलग अलग लगती हैं ना, इनके बीच में कुछ छिपा हुआ कनेक्शन भी है क्या। चलिए पता लगाते हैं कि ये सब आपस में जुड़े कैसे हैं। अब ये सवाल शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन सोचिए, एक देशभक्त की कहानी का प्रकृति पर लिखी एक कविता से क्या लेना देना हो सकता है? है कोई रिश्ता? आपको पता है, इसी छोटे से सवाल के जवाब में इस पूरी साहित्यिक दुनिया का सबसे बड़ा राज छिपा है। और जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जरा इस कमाल के माइंड मैप को देखिए। यह हमें दिखाता है कि कैसे देशभक्ति हो, या प्रकृति की खूबसूरती, या फिर हमारे आपसी रिश्ते, ये सब ऐसे धागे हैं जो दिखते नहीं, पर इन सारी कहानियों को एक साथ बांध कर रखते हैं। फिर चाहे वो कोई कविता हो या कोई कहानी। तो मतलब ये 4 कोर थीम्स हैं जो इन सभी रचनाओं की जान है। देशभक्ति, प्रकृति का सौंदर्य, हमारे मानवीय रिश्ते और कला और कलाकार का रिश्ता। आप कह सकते हैं कि यही वो जड़ें हैं जिनसे ये पूरा साहित्य का पेड़ खड़ा है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये है कि ये बड़े बड़े थीम्स कैसे छोटी छोटी लिटरेरी टेक्निक्स के जरिए हमारे सामने आते हैं। जैसे लखनवी अंदाज में व्यंग्य यानी सटायर का इस्तेमाल करके समाज के दिखावे पर चोट की गई है। या फिर सूरदास के पद में दिखाया गया है कि कैसे प्रेम का रास्ता ज्ञान के रास्ते से बड़ा है। ये टेबल हमें यही कनेक्शन समझने में मदद करती है कि कैसे ये सब आपस में जुड़ा है। चलिए अब अपने सफर के सबसे गहरे, सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोई लिखता ही क्यों है, साहित्य रचा ही क्यों जाता है, ये जो कहानियों की नदी बह रही है, इसका सोर्स क्या है।
एक चैप्टर है, मैं क्यों लिखता हूं। ये इसी सवाल का जवाब देता है। ये बताता है कि लिखने की वजहें दो हो सकती हैं। एक तो बाहरी दबाव, जैसे किसी एडिटर ने कहा, या पैसे की जरूरत, और दूसरी होती है भीतरी मजबूरी, जब कोई अनुभव आपको अंदर से इतना झकझोर दे कि उसे लिखे बिना आप रह ही ना पाएं। ये जो बात है ना, ये इस पूरी चीज का निचोड़ है। जब कोई लेखक किसी गहरे अनुभव से या किसी दर्द से गुजरता है तो उसे लगता है कि उसने कुछ ऐसा देख लिया है, कुछ ऐसा महसूस कर लिया है जिसे कहना बहुत जरूरी है। और बस यही बेचैनी, यही अंदर की आग कला को जन्म देती है। तो हमारा ये सफर अब अपनी मंजिल तक आ पहुंचा है। लेकिन एक तरह से देखें तो असल साहित्यिक यात्रा तो अब शुरू हो रही है। तो चलिए देखते हैं कि इस सफर से हम अपने साथ क्या लेकर जा सकते हैं। सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये कहानियां सिर्फ एग्जाम में नंबर लाने के लिए नहीं है। नहीं, असल में ये वो टूल्स हैं, वो औजार हैं जो हमें जिंदगी को, हमारे रिश्तों को और हाँ, खुद अपने आप को बेहतर तरीके से समझने में मदद करते हैं। तो आखिर में बस एक बात याद रखनी है, साहित्य सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं है। ये दुनिया को और खुद को समझने का एक जरिया है, एक माध्यम है। इसलिए पढ़ते रहिए और खोजते रहिए, क्योंकि ये सफर ये कभी खत्म नहीं होता।